सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम संधि प्रकरण के अंतर्गत श्रवण संधि का भेद प्रकृति भाव संधि देखने जा रहे हैं। तो आज की हमारी संधि रहेगी प्रकृति भाव संधि। तो आज की हमारी संधि कौन सी रहेगी? प्रकृति भाव संधि। तो देखिए विद्यार्थियों, प्रकृति भाव संधि है क्या? कुछ स्थानों पर संधि कार्य प्राप्त होने पर भी कोई किसी भी प्रकार का लोप नहीं होना, या फिर आगम नहीं होना, या फिर वर्ण विकार नहीं होना, या फिर किसी प्रकार का आदेश नहीं होना। यानी संधि क्या है? संधि क्या है? यानी वर्णों का लोप होना, या आगम होना, या वर्ण विकार होना, या वर्णादेश होना ही संधि होती है। लेकिन प्रकृति भाव संधि में न तो वर्णों का लोप होता है, न कोई किसी प्रकार का आगम होता है, न वर्ण में विकार होता है, और न ही किसी प्रकार का आदेश होता है। तो इस प्रकार से जो संधि होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रकृति भाव संधि। तो इस प्रकार से कुछ स्थानों पर संधि कार्य प्राप्त होने पर भी संधि कार्य प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी संधि कार्य प्राप्त होने पर भी कोई लोप आगम वर्ण विकार या आदेश नहीं होता है। यही प्रकृति भाव संधि है। इसमें आदेशाभाव होता है, यानी किसी प्रकार का आदेश नहीं होता है। तो सामान्यतः विद्यार्थियों, प्रकृति भाव संधि होती है वो तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की होती है सामान्यतः। सामान्यतः तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी तीन प्रकार है? तो एक हो गया पलुत प्रकृति भाव, दूसरा हो गया परग्रह्य प्रकृति भाव, और तीसरा होता है सामान्य प्रकृति भाव। तो अब हम इन तीनों पलुत प्रकृति भाव, परग्रह्य प्रकृति भाव और सामान्य प्रकृति भाव को अलग अलग देखेंगे। हाँ तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं पलुत प्रकृति भाव। क्या देखने जा रहे हैं? पलुत प्रकृति भाव क्या है? तो देखिए विद्यार्थियों, पलुत प्रकृति भाव क्या है कि पलुत प्रग्रह्य अचि नित्यम। पलुत प्रग्रह्य अचि नित्यम, इसका मतलब है कि पलुत प्रकृति भाव त्रिमात्रिक अच को पलुत कहा जाता है। तो पलुत किसे कहा जाता है? त्रिमात्रिक अच को, त्रिमात्रिक शब्द होता है उसको क्या कहा जाता है? पलुत कहा जाता है। और क्या कह रहा है आगे कि पलुत को बताने के लिए उसके आगे जो हिंदी में हम तीन लिखते हैं ना, यह चिन्ह लगाया जाता है। यह चिन्ह पलुत का है। यह चिन्ह किसका है? पलुत का चिन्ह है यह। तो चिन्ह हिंदी में जो तीन अक्षर लिखते हैं हम, उसका चिन्ह लगा दिया जाता है। दूर से बुलाने तथा प्रत्याभिवादन में वाक्य के अंतिम पद की टी पलुत हो जाती है। तो ये लिखा ना यहाँ पर, देखिए दूराधुतेज, यह कह रहा दूराधुतेज, यानी क्या कह रहा है कि दूर से बुलाने तथा प्रत्याभिवादन में वाक्य के अंतिम जो पद होता है उसकी क्या हो जाती है? टी है वो, उसके अंतिम पद की टी है वो पलुत हो जाती है। तो देखिए, जैसे एहि राम अत्र गोष्ठचारती, एहि राम अत्र गोष्ठचारती, यहां पर देखिए विद्यार्थियों ए है और आगे भी ए है, लेकिन अब यहां पर समान वर्ण होने पर सवर्ण दीर्घ संधि हो सकती है, लेकिन यहां पर वो जो पलुत का चिन्ह लगा रखा है, क्या लगा रखा है? यह पलुत का चिन्ह लगा रखा है, इसलिए यहां पर संधि नहीं होगी। ठीक है ना? तो यहां राम के ए तथा अत्र के ए में दीर्घ कार्य न होकर प्रकृति भाव होगा। इसे पलुत प्रकृति भाव कहते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर जो दे रखा है कि एहि राम अत्र गोष्ठचारती, यहां पर जो चिन्ह दे रखा है यह, इससे यानी पहले ए है, उसके बाद में पलुत, उसके बाद में फिर ए है, तो यहां पर संधि कार्य नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जो अंतिम पद है उसकी टी पलुत हो जाती है।
तो इस कारण से दीर्घकारी न होकर के प्रकृति भाव होगा। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं दूसरा प्रकृति भाव। दूसरा प्रकृति भाव क्या है? दूसरा है परघय प्रकृति भाव। दूसरा क्या है? परघय प्रकृति भाव। तो इसमें क्या लिखा है देखिए, परघय प्रकृति भाव। परघय क्या है? तो यह यानी परघय एक संज्ञा है, इसके आगे भी, इस संज्ञा के आगे भी स्वर रहने पर अच संधि प्राप्त होने पर भी प्रकृति भाव हो जाएगा, यानी संधि कार्य नहीं होगा। तो इसमें हमें सामान्यतः जो सूत्र दिए गए उन सूत्रों को ध्यान में रखना है। इसमें पहला सूत्र है इदुदेत द्विवचनम परघयम। यहां पर यदि हम संधि करेंगे तो हो जाएगा ई, उसके बाद में यहां पर दीर्घ ऊ हो जाएगा तो ऊ, और यहां पर जस्तव करेंगे तो एत। देखिए ईत ऊत एत, ये देखिए यह इदुदेत, इदुदेत दे रखा ना, तो यहां पर क्या लिखा है कि ईत, यहां पर दीर्घ ऊ है तो ऊत, यहां पर ए है तो एत। तो यहां पर यानी दीर्घ ई, दीर्घ ऊ और दीर्घ ए के बाद में तो द्विवचनांत होने चाहिए। कौन सा होना चाहिए? द्विवचनांत होना चाहिए। जिस प्रकार से हम कवि शब्द रूप उसको बोलते हैं कवि, और द्विवचन में क्या आ गया? कवि आ गया। तो यहाँ पर दीर्घ ई आ गया ना, तो इसके बाद में यदि कोई किसी प्रकार का शब्द है तो वहां पर भी संधि कार्य नहीं होगा, क्योंकि ये सूत्र कहता है कि ईत ऊत एत द्विवचन के ये रूप आ रहे हैं, तो वहां पर संधि कार्य नहीं करना है। तो वहां पर क्या हो जाएगा? परघय प्रकृति भाव हो जाएगा। तो जिस प्रकार से हरि यानी हरि, यह द्विवचन है, एक वचन का तो हरि होता है, एक वचन का तो हरि होता है, यह द्विवचन है तो हरि धन एतौ, हरि धन एतौ। यहां पर द्विवचनांत दीर्घ ई है और उसके बाद में ए है, यहां पर संधि कार्य है प्राप्त होने पर भी नहीं होगा, क्योंकि यह द्विवचनांत है और यह कह रहा है कि ईत ऊत एत द्विवचनम परघयम। तो यहाँ पर द्विवचन होने के कारण उसका प्रकृति भाव होता है। तो हरि धन एतो, इसका यही रह जाएगा हरि एतो। क्या हो जाएगा? हरि एतो। आगे देखिए विद्यार्थियों क्या दे रखा है? विष्णु धन इमऊ। तो देखिए एक वचन में तो होता है विष्णु और द्विवचन में होता है विष्णु। देखिए ये दीर्घ ऊ आ गया, क्या आ गया? और हमारा सूत्र भी ये कह रहा है कि ईत ऊत, यानी दीर्घ ऊ आता है। कौन सा? दीर्घ ऊ आता है और उसके बाद में कोई स्वर व्यंजन हो तो वहां संधि कार्य नहीं करना है, यानी वहां पर प्रकृति भाव हो जाता है। तो विष्णु धन इमऊ, तो यहाँ पर यह दीर्घ ऊ है तो यह द्विवचन का है, द्विवचन का होने के कारण है यहाँ पर प्रकृति भाव हुए होता है। तो विष्णु धन इमऊ, इसका क्या हो जाएगा? विष्णु इमऊ, यानी विष्णु इमो का विष्णु इमो ही रह जाएगा द्विवचन होने के कारण, और दीर्घ ऊ है, यहां दीर्घ ई थी, यहां दीर्घ ऊ है। अब इसी प्रकार से यदि दीर्घ ए आता है, क्या आता है? द्विवचन का ए, वो भी किसका? जिस प्रकार से एक होती है कन्या, एक कन्या शब्द रूप उसको बोलेंगे तो हम एक है तो कन्या, और दो हो तो उसको बोलेंगे कन्या। तो यह कन्या द्विवचन का रूप आ गया और एक की मात्रा आ गई, द्विवचन का रूप है, एक की मात्रा है, कन्या धन है अत्र, कन्या धन है अत्र। तो यहाँ पर द्विवचन का ए है, उसके बाद में शब्द है, तो यहाँ पर प्रकृति भाव हो जाएगा। तो कन्या अत्र का कन्या अत्र ही रह जाएगा, तो कन्या अत्र। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह परघय प्रकृति भाव होता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आगे जो प्रकृति भाव है उसमें दे रखा है दूसरा सूत्र है अदसोमात। अदसोमात परघय का दूसरा सूत्र क्या है? अदसोमात, अदस शब्द रूप है उसका मैं है, तो वहां पर भी जो अंत में, और वहां पर भी संधि कार्य है। देखिए अमु धन आशाते। हाँ तो देखिए विद्यार्थियों क्या है? अम्मु धन आशाते, तो यह अदश शब्द का मैं है और उसके बाद में यदि दीर्घ ई या दीर्घ ऊ आता है तो वहां पर भी प्रकृति भाव हो जाता है। तो अदश शब्द का है ये अम्मु शब्द रूप। यहाँ द्विवचन की बात नहीं है,
आदर्श का मैं है उसके बाद में दीर्घ ई या दीर्घ उ आता है तो वहां पर प्रकृति भाव हो जाता है। तो अम्मुधन आशाते इसका क्या हो जाएगा बराबर, यही रह जाएगा अम्मू आशाते। इसी प्रकार से विद्यार्थियों आगे दे रखा है अमी, यानी आदर्श शब्द का मैं है, आदर्श शब्द रूप का मैं है और उसके बाद में दीर्घ ई है तो अमी धन ईशा, तो इसका भी प्रकृति भाव हो जाएगा अमी, हो जाएगा अमी ईशा, तो अमी ईशा। अब तीसरा है निपात एका जनांग, निपात एका जनांग, एक अच वाले, एक अच वाले, एक स्वर वाले निपात, निपात वो भी कौन से एक अच वाले निपात होते हैं, एक अच एक स्वर वाले, तो वहां पर प्रकृति भाव हो जाएगा। जिस प्रकार से दे रखा इ धन इंद्र, इ धन इंद्र, यहां पर इ है ये निपात है और एक अच का है ना, तो यहां पर दीर्घ संधि नहीं करनी हमें, यानी यहां पर हर्षव है और आगे भी हर्षव है, तो हमें हर्षव को दीर्घ नहीं करना है। यह तो निपात है, एक अच वाला है, तो इसका इ इंद्र ही रह जाएगा। क्या रह जाएगा, क्या रह जाएगा इ इंद्र। आगे है उ धन उमेश है, उह धन उमेश है, यहां पर उ है, एक अच वाला निपात है, उ है, यह एक अच वाला निपात है, आगे उ है, तो यहाँ पर दीर्घ नहीं होगा, प्रकृति भाव हो जाएगा, तो उह उमेश है, क्योंकि यह निपात है वो भी एक अच वाला, तो उह उमेश का क्या रह जाएगा, उह उमेश ही रह जाएगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने परग्रह संज्ञा देखी। अब देखते हैं विद्यार्थियों, अब देखते हैं विद्यार्थियों जो तीसरा प्रकृति भाव वो था सामान्य प्रकृति भाव। कौन सा, सामान्य प्रकृति भाव होता है या वैकल्पिक होता है, विकल्प से होता है। तो सामान्य प्रकृति भाव में क्या है कि पद के अंत में स्थित अक ए ई उ री लरी, तो अक के आगे हर्षव रिकार, हर्षव रिकार होने पर, री होने पर, हर्षव यानी एह ई उ री लरी के बाद में यदि हर्षव री, क्या हर्षव री का ही कह रहा है होने पर भी विकल्प से प्रकृति भाव हो जाता है। हम अन्य अन्य संधि प्राप्त हो रही तो करना चाहे तो कर सकते हैं, और यदि विकल्प से हम उसमें सामान्य प्रकृति भाव रखना चाहते हैं तो सामान्य प्रकृति भाव भी रख सकते हैं। और यदि पद के अंत में जो अक है, जो पद के अंत में जो अक है वो यदि दीर्घ होता है तो उसका हर्षव भी कर दिया जाता है। पद के अंत में जो अक की बात करें, पलश से पहले, धन से पहले जो अक है, एह ई उ री लरी है, वो यदि दीर्घ है तो उसका क्या कर दिया जाता है, हर्षव भी कर दिया जाता है। तो देखते हैं विद्यार्थियों, ब्रह्मा धन ऋषि, ब्रह्मा धन ऋषि, यहां पर देखिए आ है और उसके बाद में क्या है रि, यही कर रहा ना रि, तो सामान्य प्रकृति भाव की यही तो कि अक के बाद में हर्षौरी होने पर, अक के बाद में हर्षौरी, ये हर्षौरी है, तो यहां पर क्या होगा कि सामान्य विकल्प से हम प्रकृति भाव कर सकते हैं, और प्रकृति भाव करेंगे तो यह दीर्घ ये हर्षव भी हो जाता है, तो बराबर ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ऋषि। और यदि हम इसका ब्रह्मर्षि करना चाहते हैं तो ब्रह्मर्षि यानी कर सकते हैं, वो भी सही होगा। तो ब्रह्मा धन ऋषि, ब्रह्म ऋषि या ब्रह्मर्षि दोनों सही हैं। आगे है सप्त धन ऋषिय, सप्त धन ऋषिय, तो इसका हो जाएगा सप्त ऋषिय का सप्त ऋषिय ही विकल्प से रख सकते हैं, सप्त ऋषिय या सप्तर्षिय का भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, गुण सप्तर्षिय भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से आगे है महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, तो विद्यार्थियों यदि हम इसका महा आ है ना, आ का और उसके बाद में ए या अक है, अक के बाद में यहाँ पर हर्षौरी है, तो इसको हम विकल्प से यानी प्रकृति भाव भी कर सकते हैं, और ये आ है, ये है विकल्प से ए हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ब्रह्म महाधन ऋषि, तो इसका हो जाएगा महर्षि, महर्षि या महर्षि, ए और
महर्षि भी कर सकते हैं या महर्षि भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने प्रकृति भाव संधि देखी, बहुत महत्वपूर्ण संधि है प्रकृति भाव संधि। तो उसमें जो उदाहरण दिए गए हैं उनको आप समझने की कोशिश करें, और आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से संस्कृत व्याकरण संबंधित अध्ययन सामग्री हम देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।